सहरसा का मूल समस्या है वो ओवरब्रिज की समस्या है। आज एक ओवरब्रिज की जरूरत ही नहीं है, अब शहर को 5-5 ओवरब्रिज चाहिए। मतलब 4 बार शिलान्यास हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ। सिटी में कार लेके आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कार लेके आ गए तो पैदल वाला तो पटना पहुंच जाएगा, आप पटरी के उस पार ही खड़े रहिए। 1 अप्रैल 1954 को सहरसा का जन्म हुआ था, मूर्ख दिवस था उस दिन। और यहाँ का नेता शादी में जाके कार्ड पुरता है, मुंडन में कार्ड पुरता है, मरनी कटनी में जाता है। मुद्दा से मतलब है। अब जब सहरसा से बाहर निकलेंगे तो जहाँ से रोड अच्छा मिलने लगे तो समझ लिया आप किसी दूसरे जिला में आ गए। एक सही अस्पताल नहीं है, मेडिकल कॉलेज आप घोषणा करती है, जगह का कहीं अते पता नहीं। राजद जो यहाँ चुनाव लड़ती है सिर्फ एक नारा रहता है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। विकास का नारा कहाँ है? ये तो जातिवादी नारा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये योजना क्या है? उसमें तो आधे पैसे तो मतलब खर्च हो जाते हैं रास्ते में। लेकिन अब गोबर को हलवा कह के परोसने लगे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। राहुल गांधी का काम कैसा लगता है आपको? राहुल गांधी ने काम ही कब करा कि वो जब पावर में आएंगे तभी तो काम करेंगे। सहरसा से किस तरह का खुन्नस है इस सरकार को और सरकार के लोगों को पता नहीं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम इस वक्त सहरसा में हैं, सहरसा जिले में, लेकिन ये लोकसभा सीट मधेपुरा की है। तो हम यहाँ दो मुख्य पार्टियां हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू पे दिनेश चंद्र यादव जी हैं कैंडिडेट, और वो यहाँ के सिटिंग एमपी भी हैं। और उनके अगेंस्ट में आरजेडी की ओर से हैं प्रोफेसर चंद्रदीप, माफ़ करिएगा, आरजेडी की ओर से हैं प्रोफेसर चंद्रदीप। हम जब मधेपुरा में थे तो वहाँ पर बात की, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े उन्होंने बताया कि शिक्षा के बारे में बात करिए या फिर काम के बारे में बात करिए, कल कारखाने के बारे में बात कीजिए, किसी में कुछ काम नहीं हुआ है। हम इसके बारे में सहरसा के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बार लोकसभा चुनाव में सहरसा में क्या होने वाला, यानी सहरसा क्या करेगा जो मधेपुरा के नतीजे तय करेगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अनंत रोशन झा। अच्छा, अनंत रोशन झा। अनंत जी क्या करते हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन भी है। बढ़िया बढ़िया। क्या समस्या, क्या लग रहा है यहाँ पे? क्या मतलब पिछले 5 सालों में क्या बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में, या फिर लगता है कि नहीं भाई वादा खिलाफी हो गई हमारे? देखिए, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात अगर करना चाहूँगा तो देश में बिल्कुल निस्संदेह बहुत काम हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे काम हुए जो अविश्वसनीय थे, जो लोगों का सपना था, ऐसे बहुत सारे काम हुए। लेकिन अगर मैं अपने स्थानीय मुद्दों की और स्थानीय क्षेत्र की बात करूँगा तो बिल्कुल ही मैं एक कोटेशन यूज करता हूँ अक्सर अपने सोशल मीडिया पे कि देश चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा पे पहुंच गया, लेकिन हमें आज भी पूरब बाज़ार से बंगाली बाज़ार ढाला जाने में 2 से 2.5 घंटा लगता है, क्योंकि 24 घंटे में 22 बार वो रेलवे फाटक गिरता है। 96 में पहली बार शिलान्यास होने के बावजूद आज तक लगभग 28 सालों में एक अदद ओवरब्रिज नहीं बन पाया। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बीच में रुकूंगा। ये रेलवे ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक रेलवे ओवरब्रिज है। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, तो हमने पूछा कि भाई मेरे वो सहरसा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो वो बोला आरओबी। तो हम बोले आरओबी क्यों? तो आरओबी तो मतलब रेलवे ओवरब्रिज। हम बोले तो ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? तो बोला अरे ये अद्भुत है। हिंदू माइथोलॉजी में ना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा थे, अभी किसी रचयिता की तलाश हो रही है, वो बन ही नहीं पा रहा है 30 साल से। आप उसी रेलवे ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ बंगाली बाजार संपार फाटक संख्या 36-37 है, वहाँ पे एक ओवरब्रिज 1996 से मांग लोगों ने आज़ादी के बाद से ही शुरू कर दी थी। पेपर कटिंग आज भी मौजूद है उन चीज़ों की, लेकिन 96 में पहली बार शिलान्यास हुआ, उसके बाद 98 में हुआ, 2005 में हुआ, 2014 में हुआ। मतलब 4 बार शिलान्यास हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन के नाम पर एक ईंटा भी नहीं रखा गया। एक ईंटा भी नहीं लगा। अच्छा, शिलान्यास हुआ तो कोई बोर्ड बनता है शिलान्यास का? कहीं लिखा हुआ है बोर्ड? हाँ, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ मिलेगा हमें? वो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं मिल जाएगा। अच्छा, हम अगर तलाशें तो वो शिलान्यास का बोर्ड मिल एक तो मेरे नज़र में कुछ दिन अब लगता है 4-5 साल हो गए, अधीर रंजन चौधरी जब मिनिस्टर थे
तो उन्होंने किया था एक 2014 के बात कर लालू रहे हैं यादव जी ने किया, लालू यादव जी ने भी उद्घाटन किया जब रेल मंत्री थे, और दिग्विजय सिंह ने किया, बांका से जो सांसद हुआ करते थे दिग्विजय और सिंह। अंत में अभी नितिन गडकरी जी ने भी बकायदा चुनावी ने एक सभा थी, वहां से उन्होंने उद्घाटन किया, 12-13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो उसमें वहां ये से परियोजना भी शिलान्यास- थी? जी, वहां से इसका भी शिलान्यास किया। अच्छा, आपको लगता है कि नितिन गडकरी जी को किसी ने बताया नहीं होगा कि बॉस ये वाला काम है? बिल्कुल, उन्होंने तत्काल स्वीकृति से 76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और चेक दिया था बकायदा। उस समय में जो यहाँ पे मौजूदा सांसद थे उनके हाथों में चेक दिया था कि 76 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है केंद्र की तरफ से। बाकी 104-8 करोड़ की और जरूरत थी जो राज्य सरकार को वहन करना था। राज्य सरकार ने भी वहन किया है, राज्य सरकार भी देने के लिए अब तैयार है। लेकिन इस तरह का सहरसा के मुद्दे को मधेपुरा के लोग उठाते हैं, मधेपुरा के जनप्रतिनिधि उठाते हैं, सहरसा के जनप्रतिनिधि बिल्कुल गौन हो जाते हैं। कभी कभी क्रेडिट की इतनी मारामारी हो जाती है कि लगता है कि कल ही ओवरब्रिज बन जाएगा, इतना बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लग जाता है। तो चीज़ें हैं लेकिन सामने कुछ नहीं दिख रहा है। आपको पता है इसमें एक बात पर, अब हम बाहर से आए हैं, संदीप जी, हाँ, देश में 17 किलोमीटर एवरेज पर डे एक सड़क बनती है, ये नितिन गडकरी जी का दावा है। तो हमारे यहाँ 120 किलोमीटर के आसपास का एक NH है, 106-107। 2014 में भी वो चुनावी मुद्दा था, 2019 में भी वो चुनावी मुद्दा था, 2024 में भी वो चुनावी मुद्दा। आप उसी NH की बात कर रहे हैं जिसका संज्ञान पटना चीफ जस्टिस ने लिया था उसके बाद? बिल्कुल वो पूजा करने आया था और वो जा नहीं पाए, इतनी धूल और इतनी, आज भी वो इसी स्थिति में है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मेरे हिसाब से एक इतना 120 किलोमीटर के NH को बनने में मुझे नहीं लगता है कि 20 सालों की ज़रूरत है। अगर सही नियत और सही तरीके से काम किया जाए तो मुश्किल से 1 से 1.5 साल का काम है ये सब। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं हमारे, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमारी चीज़ों को ऊपर रखते ही नहीं है। उन्हें कोरलाई से मुड़काई, सपटियाई से भपटियाई, भपटियाई से सपटियाई, इसी सड़क के उद्घाटन शिलान्यास में वो लोग व्यस्त हैं। अरे नाम लिए बिना आप बात कर रहे हैं, आप किनकी बात कर रहे हैं? मौजूदा सांसद जी दिनेश? निस्संदेह, बिल्कुल, इसमें नाम लेने की जरूरत क्या है? बस कोई कह दे एक बार कि सहरसा में किनकी वजह से विकास रुका हुआ है, जो खुद को विकास पुत्र कहने का दावा करते हैं, तो कोई भी एक बच्चा भी कह देगा कि किसकी वजह से सहरसा का विकास रुका हुआ है। नाम लेने की जरूरत ही नहीं है किसी की। आप कह रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र विशेष के लिए सहरसा जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, क्या उसके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है? रवैया सौतेला है? मुझे लगता है कि बिहार के 3800 जिलों में सबसे निचले पायदान पे अगर किसी जिले का नाम होता है तो सहरसा जिला होता है। किसी भी योजनाओं के लिए आप यहाँ पे, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, किसी योजना को देख लीजिए, कोई भी योजना अगर 30% कंप्लीटेड हो तो मैं मान जाऊँगा। 30%, तो इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों की दोहरी नीति है हमारे सहरसा के लिए। आप मधेपुरा में पहले मेडिकल कॉलेज है, सुपौल में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो जाती है, सुपौल में ढेर सारे उद्योग की बैठने की व्यवस्था हो जाती है, मधेपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें सहरसा मधेपुरा के लोग नौकरी नहीं कर पाते। रेलवे इंजन वाला है ना, असेंबली रेलवे कोच इंजन फैक्ट्री तो वहाँ भी बैठ ही गया। कुछ स्लीपर वाला, हाँ, फैक्ट्री था, स्लीपर फैक्ट्री था जो बंद हो गया। अभी जो इंजन वाला असेंबली वाला है तो वो चला। तो उसमें भी सहरसा मधेपुरा के लोगों को रोजगार नहीं है। एक अदद उद्योग है, उसमें रोजगार कहाँ से कर रहे हैं लोग? तो यूपी से आकर के, तो पश्चिम बंगाल से आकर के। भाई यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है और इस हिसाब से नशे का प्रचलन बढ़ा है युवाओं के अंदर कि उसके ऊपर रोकथाम की जरूरत है। वो तभी रुकेगा जब उससे इस पर आएंगे हम, रोशन भाई, इस पर आएंगे हम, ये इस मुद्दे को हम एक बार टच करेंगे। हम रेलवे ओवरब्रिज की बात करना चाहते हैं। बड़ा मतलब उत्सुकता से, हमको बड़ी उत्सुकता है कि ऐसा ही अद्भुत है, वो कैसे सकता है? इतना कुछ हुआ, मामला फंसा क्या, गरारी फंसी कहाँ है इसकी? कुछ तो होगा ना कि भाई इस कारण से ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस सरकार का, जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी सरकार है, उसका दावा है कि हम देश भर में इलाकों को, शहरों को, गाँव को सड़कों से जोड़ रहे हैं। तो एक शहर के बीच में रेलवे ओवरब्रिज पे कैसे मामला फंस गया? यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लगातार भाजपा जदयू की सरकार रही है यहाँ पे, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और MP MLA दोनों के एक पार्टी से होने के बावजूद भी यह कहाँ से फंसा हुआ है ये समझ में नहीं आ पाता है। ये पे जनप्रतिनिधि का जो है ना उदासीन रवैया है इसके प्रति, उनको पब्लिक की समस्याओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वोट मांगने आते हैं चुनाव के समय में, बोलते हैं फलां के नाम पे हमको वोट दीजिए और चले जाते हैं। एक हम मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे तो हमें 2010 के आसपास का एक आर्टिकल मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का। उसमें था कि जब पहली बार इस रेलवे ओवरब्रिज पर बात चली थी तो एस्टिमेटेड कॉस्ट था
10 करोड़ के आसपास का, 9.5 करोड़ के आसपास का था। आज जब आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से अनुदान की तैयारी हो गई है कि ना, अपनी तरफ से हम वहन करने को तैयार हैं खर्च, तो कितने का प्रोजेक्ट आज की तारीख में वो बन रहा है? ये हमारे 184 करोड़ का। 184 करोड़ का। 10 करोड़ वाला काम अब 184 करोड़। हालांकि साल बदल गया है। साल बदल गया है, उसके बावजूद भी हो जाए तो यहाँ के लोग तो चंदा करके बनाने के लिए अब तैयार है। यहाँ की अगर सरकार अगर कह दे कि आप पब्लिक क्राउड फंडिंग करके बना दे, तो हमें लगता है कि 184 करोड़ क्राउड फंडिंग हो जाएगा। इतनी पीड़ित है यहाँ की जनता इस ओवरब्रिज के। आपको यदि कोई जरूरी काम हो ना, और आपको लगता है कि बंगाली बाजार ढाला हमको जाना है, तो डरता रहता है आदमी कि जाऊंगा 2 घंटे फंस जाऊंगा। कितने बजे के आसपास होता है ये पूरे दिन होता रहता है। ये अभी भी आप जाओगे, यदि आपकी टीम जाएगी तो वो बंद मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ। और ये आप ऐसे मतलब ना, अब किसी बाहरी आदमी को समझाइए, सड़क कहाँ से कहाँ आ रही है, कैसे, मतलब दोनों क्षेत्र का के बीच का डिवीजन क्या बनता ये है? सहरसा जो है ना, वो पूरा जो है ना, बीच से डिवाइड है रेलवे से, और तीन जगहों पर जो है कम से कम ओवरब्रिज चाहिए यहाँ पे। और तीनों जगह पे जो ढाला जो बंद होता है ना, तो दोनों आधी आबादी इधर रुक जाती है और आधी आबादी इधर रुक जाती है, ट्रेनों के संटिंग में भी और ट्रेनों के मतलब आने जाने में भी। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स का ही हवाला से हम बोलते हैं कि हम कुछ और भी पढ़े, बोले कि नहीं, सरकारें गंभीर हैं, इसमें यहाँ के लोकल बिजनेसमैन की चाहत नहीं है, वो इसको रोक रखें। इसके बारे में तो मेरे ये छोटे भाई बेहतर बता पाएंगे। मैं बताऊंगा। मैं इसी डीवी रोड का व्यवसाय हूँ, और मैं ये बात आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि कोसी कमिश्नरी में मैं खड़ा हूँ। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, कमिश्नर साहब तो यहाँ बैठते हैं जरूर है, लेकिन कमिश्नर साहब देखते कहाँ हैं वो नहीं देख पाते हम भी। और आप बताते, जब यहाँ मुद्दे की बात आती है, जब यहाँ मंत्री महोदय पैसा दे रहे हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार भैया बोले कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, यहाँ व्यवसायी इसके साथ कहते हैं कि आप एक पिटीशन डाल लीजिए। वो पिटीशन कभी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाएगा। इसी रवैये के साथ, घुलमिल रवैये के साथ आपका समय बीतते जाएगा, और इसी घुलमिल रवैये के साथ हम आपके सापेक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो अभी कोई पिटीशन है हाई कोर्ट में? जी 100% है इसकी। मैं आप अभी एक केस है यहाँ के, जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये अगल बगल में जो व्यवसायी गण हैं, उनको यहाँ तक कि उनको खाली करने के लिए एक मार्का मार दिया गया था। अभी देखे होंगे 17 फीट इधर है, 14 फीट उधर है, आरओ भी लिखा हुआ भी है, आपके पास एरो मारा हुआ है, लेकिन फिर वो मारने के बाद फिर रुका क्यों? इसके पीछे जाइए आप। तो किसने रोका, मतलब यही जानना चाहता हूँ इसमें क्या ये प्रशासनिक है और यहाँ के जनप्रतिनिधि रोके हुए हैं। सब क्रेडिट है। जितना भी ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम है। ये जो ओवरब्रिज का समस्या है, आज एक ओवरब्रिज की जरूरत ही नहीं है, अब शहर को 5 ओवरब्रिज चाहिए। आज पटना ब्रिज का शहर बन गया, हमारा सहरसा एगो अदना सा ओवरब्रिज के लिए मांग कर रहा है 1996 से, कमिश्नरी रहते हुए। लोकसभा भी मधेपुरा जब हुआ, उसके लिए भी लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ी। आज मधेपुरा में ओवरब्रिज बनने को जा रहा। यहाँ से अब जब सहरसा से बाहर निकलेंगे, तो जहाँ से रोड अच्छा मिलने लगे, तो समझ लिया आप किसी दूसरे जिला में आ गए हैं। ये समस्या है। नहीं, रोड के मामले में तो नरेंद्र मोदी सरकार के बड़े दावे हैं, ऐसा है। तो मोदी जी को ही रोड पे ला के घुमा दिया जाए। आप सहरसा में हैं, आप सहरसा के 10 किलोमीटर बाहर, जैसे मधेपुरा की ओर जाइए या फिर सुपौल की ओर जाइए, तो जहाँ पे रोड अच्छा दिखने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप सुपौल आ गए हैं। जहाँ से रोड खराब है, वो समझिए सहरसा में है आप। तो लोकल यहाँ इस बार का जो मतदान होगा, तो एकदम लोकल समस्या पे होगा। यहाँ एकदम भिन्न तरह की समस्याएं हैं। क्रेडिट, एक तो जदयू और भाजपा अलायंस में यहाँ लगातार सरकार में रही है, लेकिन दोनों ने क्रेडिट के चक्कर में शहर को बर्बाद कर दिया है। सांसद रहे हैं जदयू के, विधायक रहे हैं भाजपा के, तो जब कभी बनना होता है ओवरब्रिज, तो माननीय विधायक जी का पिलर गायब करने के चक्कर में जो है, अपना दुकान बचाने के चक्कर में पिलर इधर से उधर कर देते हैं। समझे नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो ये इसमें विधायक जी आलोक रंजन झा की बात कर रहे हैं। उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा, सहरसा के जो विधायक, सहरसा के वर्तमान विधायक हैं। अच्छा। तो स्वाभाविक है, वो मंत्री थे उसी समय, उसी के दरमियान ओवरब्रिज का एकदम जोर शोर से एकदम चला कि अब बन जाना है, बन ही जाना है अब। लेकिन भाई जब नापी उठा तो उसका दुकान पर रहा था। तो कौन सी दुकान है उनकी? यहाँ बगल में है आलोक पनीर नाम के एक दुकान है, जहाँ से वो उठे हैं ऊपर। पूरे शहर जानता है किसने इस मामले को अटकाया। शुरू में उसने अटकाया, शहर के व्यवसायियों ने इस मामले को तूल दिया कि जब उसकी दुकान बच सकती है तो सबका दुकान बचे। स्वाभाविक है,
जब आप अपना स्वार्थ देखेंगे सत्ता सरकार में रह के, तो व्यवसाय भी अपना देखेगा, और व्यवसाय भी अब मामले को कोर्ट में अटकाए हुए हैं, जिसके कारण पूरे सहरसा के लोग त्राहिमाम है। आज जब आपको अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाना हो, अगर दिन में किसी भी समय निकले तो 2-3 घंटा लेके निकलिए आप, तब जाके होंगे समय पहुंचेंगे। दोनों तरफ का वही हाल, पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम। एकदम एकदम। अब तो एक ओवरब्रिज की जरूरत ही नहीं है, अब कम से कम 5 ओवरब्रिज बनेगा, तब जाके शहर का कल्याण होगा। अच्छा, शहर का कल्याण की बात हो रही थी, तो हम मधेपुरा में थे, तो मधेपुरा के दोस्तों ने बताया कि हमारे पास हर जिले में जो हम लोगों ने स्टडी किया कि नीतीश सरकार, बिहार राज्य सरकार ने ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज देने की कोशिश की है। तो क्या क्या है इस जिले को? तो देखिए, मेडिकल कॉलेज तो सहरसा में है नहीं, लेकिन एम्स की जब बात आई थी कि केंद्र सरकार 2 एम्स यहाँ देने की बात थी बिहार में, तो सबसे पहले जो लिस्ट बना तो सहरसा जिला का उसमें नाम था कि एक एम, तो उसमें जमीन पर्याप्त, एम्स पटना के अलावा की बात हो रही है? पटना के अलावा की बात हो रही, तो जमीन जो था पर्याप्त मात्रा में सहरसा ने उसको उपलब्ध करा के दिया। दरभंगा का कहीं से कोई नाम नहीं था, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उसके कुछ खास मंत्री के जिद के कारण पहले हुआ कि DMCH को ही एम्स में परिवर्तन कर देना है, लेकिन उसको उस कैटेगरी में फुलफिल नहीं कर पाया तो उसको कैंसिल हो गया। फिर शोभन में ले गया है, वहाँ भी नदी में बनाना चाह रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ज़मीन है तो ये नहीं बना। पता नहीं सहरसा से किस तरह का खुन्नस है इस सरकार को और सरकार के लोगों को, पता नहीं। सरकार खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है, ठीक है, केंद्र सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। अच्छा, वो एम्स के लिए? दरभंगा में जमीन उपलब्ध नहीं है, नदी में बनाना चाहते हैं, लेकिन सहरसा में है। 30 फीट सहरसा में जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी सहरसा में नहीं बनाना है। विधायक किनके हैं? भाजपा के। सांसद किनके हैं? जदयू के। सरकार किन चल रही है पता ही है आपको। नाम पहले सहरसा, और सहरसा में आप बगल में अब सहरसा को जो बसाया गया, तो आप देखिए कि रेलवे स्टेशन के पास से लेकर के मत्स्यगंधा तक कोई भी प्राइवेट ज़मीन नहीं है। शहर को बसाने वाले लोगों ने एक सुंदर तरीके से सहरसा को बसाने की सोच रखा, लेकिन अभी के जो वर्तमान लोग हैं वो तोड़ फोड़ इतना, मतलब इस तरह का किया गया। आप देख लीजिए कि ना कोई नाला का अलाइनमेंट सही है। जब अभी तो ठीक है, जब बारिश का मौसम आएगा तो पूरे शहर डूब जाता है, तो पूरे शहर उस 3 महीने में आप क्या ही हालत होती है, तो जब आएंगे तो पता चलेगा। बाजार से लेके घर से निकलना तक ठप रहता है। 3 महीने आप ना घर से निकल सकते हैं, ना बाजार आ सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं। अच्छा, ये शहर 9 महीने ही जिंदा रहता है। अच्छा, अब इसी दौरान परेशानी की वजह एम्स की बात बताई आपने, आपसे जानना चाहेंगे, एम्स की बात बताई, तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जो मतलब जो यहाँ इलाज जिसका नहीं संभव है, तो फिर उस केस में आप लोग कहाँ जाते हैं? मधेपुरा ही आपका अगला ठिकाना है या कहीं और? सदर से तो DMCH या PMCH रेफर किया जाता है, लेकिन जो सहरसा का मूल समस्या है वो ओवरब्रिज की समस्या है। अब बात है ओवरब्रिज की, तो लगभग 17 लाख समथिंग जनसंख्या है सहरसा की। क्या 17 लाख जनसंख्या पे 5 बिजनेसमैन भारी पड़ जाएगा? आपने कहा कि बिजनेसमैन के वजह नहीं, से, मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ा, मैंने उसके हवाले से ही बताया। मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ा कि बिजनेसमैन का भी एक योगदान है, इसमें एक रोल है। मैं नहीं मानता इस चीज को, बिजनेसमैन क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि संरक्षण दे रहे हैं। जब कभी चुनाव आएगा तो क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि को बनाया है ना, हमने बिजनेसमैन नहीं बनाया है। हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, एक बार अगर वहां जाके बैठ जाएगा तो ओवरब्रिज बनने से कोई रोक लेगा क्या? पर फिर भी नहीं बन रहा है, यही मुद्दा है। ये गलत सोच है। हाँ, नहीं, इसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की काम करना ही नहीं चाहता, मनसा ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं। हमारा सहयोगी क्या कहा कि दरभंगा में एम्स बार बार कैंसिल होता है, बार बार बन जा रहा है। क्यों घोषणा हो जा रहा है? क्योंकि वहाँ का नेता जागरूक है उस मुद्दे पे, और यहाँ का नेता शादी में जाके कार्ड पुरता है, मुंडन में कार्ड पुरता है, मरनी कटनी में जाता है। मुद्दा से मतलब है, मुद्दा से मतलब रहता तो 1 अप्रैल 1954 को सहरसा का जन्म हुआ था, मूर्ख दिवस था उस दिन। क्या हुआ शहर में? एक सही अस्पताल नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज आप घोषणा करती है, जगह का कहीं आते पता नहीं है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज की घोषणा है? हाँ, घोषणा किया बिहार सरकार की ओर से। एम्स के मारामारी के हाँ, बाद हाँ। जब एक बड़ा आंदोलन हुआ, ट्विटर ट्रेंडिंग हुआ, लगभग 1,60,000 लोगों ने ट्विटर ट्रेंडिंग में हिस्सा लिया और जोर शोर से टॉप 3 ट्रेंडिंग में रहा था लगातार।
और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ शहर में, लोग सड़क पे उतर गए। तो उसी के उसमें और कुछ राजनीतिक उसमें दांवपेच भी था कि एक आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व एक स्थानीय पूर्व सांसद कर रहे थे और उस सांसद जी ने ये सेटिंग किया कि हमें, मतलब ये पर्दे के पीछे की कहानी है। तो उसके एवज में मेडिकल कॉलेज के आनंद फानंद में बस घोषणा कर दी गई। साल भर जमीन पे कोई हकीकत, जमीन पर नहीं साल भर होने जा रहा है, कोई बता दे कि उसका क्या नक्शा है, कितने बेड का बनेगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अरे मोनू भाई आप इधर रुकिए, आपसे बात पहले भी हुई तो आप लोग, अरे कहाँ चले? मोनू भाई, क्या वाकई में स्थिति इतनी खराब है, कोई भी काम नहीं हुआ है क्या? देखिए, कामें तो हुई हैं। अभी 2-2 प्रोजेक्ट चल रहा है। भरतमाला प्रोजेक्ट का रोड जा रहा है, आप जा सकते हैं बनगांव से आगे जाके। अभी रोड की बात हो रही थी कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि 700 किलोमीटर डेली रोड बनता है। दूसरा 17 किलोमीटर, सॉरी, दूसरा रोड बाईपास बन रहा है। सबसे बड़ी बात जो है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, मेरा अपना कथन है। आज जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है सहरसा में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इस रोड के बारे में भी पता करेंगे तो जितने भी व्यवसायी हैं सब अपने दुकान के आगे 4 कदम बढ़ के इंक्रोचमेंट किए हुए रहते हैं। उस पर कौन बोलेगा? जनता नहीं बोलेगी क्या? दूसरी बात, अभी एम्स की बात हो रही थी, तो आप खुद जानते हैं कि एम्स खोलने के लिए कितना क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करना पड़ता है। और अभी जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस गई हैं एम्स को लेके, उसमें भी क्या हियरिंग करके और क्या वहाँ से रीडिंग करके आया है, ये भी लोग अखबार के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। पहली बात कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है, चारों साइड से वो किस तरीके से शहर बसाया गया और शहर कैसे बस गई, उसको पहले एक बार आप घूम के देख लीजिए। अगर वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं रहेगा तो एम्स आने के बाद एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक। उसके साथ साथ और ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पर्याप्त मात्रा में जगहें हैं। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी ओवर ब्रिज की लंबे समय से बात हो रही थी। ओवर ब्रिज पे सारे लोग बोल रहे थे, उद्घाटन हुई। किसने किसने उद्घाटन किया ये किन्होंने नहीं बताया। लालू जी के समय में हुई, शरद जी के समय में हुई और ढेर लोगों के समय में हुई ना, तो वो क्यों नहीं बोल पाता है? मोनू जी, अभी सामने में उदाहरण है कि देवघर में एम्स की घोषणा होने के बाद देवघर में एयरपोर्ट बना है, ठीक है। तो जब चीजें आएंगी उसके बाद ही आगे की प्रक्रियाएं होंगी। तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि एयरपोर्ट नहीं है तो एम्स नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बस बड़गलाने वाली बात है। एम्स आएगा, उसके बाद एयरपोर्ट बनेगा। और देवघर के कितने किलोमीटर दूरी पे बगल में एयरपोर्ट है भाई साहब, ये भी बता दीजिए संदीप जी को। देवघर के कितने किलोमीटर के बगल में एयरपोर्ट है, आप ये भी बता दीजिए। सहरसा से दरभंगा जाने में आपको आज कितना देर लग रहा है? आज कितना देर लग रहा है आपको सहरसा से दरभंगा जाने में, अगर जाम पकड़ ले तो? आप ये भी बता दीजिए। आप अगर कह रहे हैं कि वहाँ बन गई तो कितने किलोमीटर के रेंज में? नहीं, आप ये बता दीजिए ना। नहीं, आप ये बता दीजिए। बढ़िया पार्टी कार्यकर्ता की तरह दोनों लड़ रहे हैं, इसको रोकते हैं। सजन दोस्त, तुम बहुत यंग दिख रहे हो, क्या क्या करते हो? लैब टेक्नीशियन है, लैब चलाते हैं। लैब चलाते हो। अब पढ़ाई क्या की है? DMLT किए हुए हैं। DMLT किए हो, कहाँ से? यहाँ डॉक्टर लाल से, गुड़गांव से। अच्छा, गुड़गांव से। तो जाके वहाँ किए या ऑनलाइन कोर्स करवाया वो लोग? वहाँ जाके किए थे। अच्छा, जो डॉक्टर लाल से जी, किया। जी, जी। तो फिर यहाँ पे आए तो यहाँ नया शुरू किसी कंपनी से टाई अप है? नहीं, खुद का कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लेकर के, रजिस्टर्ड करके। जी। तो टेक्नीशियन वगैरह तुम जी, खुद अकेले हो या कुछ और लोग भी हैं? नहीं, कुछ पैथोलॉजिस्ट हैं और उसके बाद है ना टेक्नीशियन हम खुद हैं। हाँ। और सहरसा का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी नेता आज़ादी के बाद विधायक और सांसद बने, वो सिर्फ और सिर्फ भोज खाएं जा करके, ठीक है। बड़ी शिकायत है तुम लोग को अपने नेताजी से यार। वो जाते, अच्छी बात है ना, उन लोगों से मिलते जुलते हैं यार, तो इसमें गलत क्या है? यहाँ के नेता, यहाँ के जो भी विधायक MP बने, वो यही सोचे कि नेता का यही काम है कि सिर्फ और सिर्फ भोज खाना, ना कि है ना विकास करना, ना सदन में मुद्दा उठाना, सिर्फ और सिर्फ छठियारी में, रिसेप्शन में, शादी में जाके भोज खाना। इसलिए आज तक सहरसा का विकास नहीं हो पाया। और हम लोग को दिल्ली क्यों जाना पड़ा इतना छोटा सा कोर्स करने के लिए? क्योंकि यहाँ नहीं था, उस हिसाब से संस्थाएं नहीं थीं, इसलिए हम लोग को जाना पड़ा। जब हम गुड़गांव गए तो वहाँ के लोग बोले, हरियाणा के लोग, तुम कहाँ से आए हो पढ़ने के लिए? हम बोले बिहार से। बोले तुम इतना दूर से आए हो इतना छोटा सा कोर्स करने? हम बोले क्या करें, हम लोग इधर कुछ है ही नहीं। यहाँ कोई नहीं, बिहार में कहीं भी नहीं होता है ये कोर्स? क्या बिहार में होता है, लेकिन हमारे सहरसा में नहीं होता, कोसी कमिश्नरी में नहीं होता था। अच्छा, तो कोसी कमिश्नरी में कहीं नहीं होता है? जी नहीं, अब होती है लेकिन उस टाइम नहीं होती थी। अच्छा, कब की बात कर रहे हैं? ये 2019 की बात है। मतलब 5 साल हो गए, जी। उसके बाद खुले हैं, कोई जगह खुले हैं? जी कुछ खोली। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं।
2019 से भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो डीएमएलटी वाला उन्होंने भी private क्या में है? ही जाके किया। अच्छा एक इसमें थोड़ा सा उन्होंने private बिजनेस में ही जाके किया। इसको ना अब तुम्हारा इसको थोड़ा सा कैसा है, कितने लोगों को एम्प्लॉय कर पाते हो उसमें? अगर तुम ये जो चला रहे हो लैब टेक्नीशियन वाला काम करो, कितने लोग इसमें आ जाते हैं काम करने? 3 वर्कर्स हैं। 3 से 4 लोग, जी जी 3 से 4 लोग आ जाते हैं। जी जी। और यहाँ एक बात, ओवर ब्रिज है, सही बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है शहर के लिए ओवर ब्रिज, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे, यहाँ विकास हुआ ही नहीं है आज तक। नहीं, लेकिन यार मुझे बड़ी खुशी हुई है, विकास की बात करो, मुझे एक चीज में बड़ी खुशी हुई है। हाँ, ये वही मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बहुत नया अनुभव है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये जिला परिषद द्वारा बनाई गई मार्केट है ना, इस जिला परिषद ने बनाया, ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा है। ये और बहुत बड़ा मार्केट है, हालांकि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं अभी भी, मतलब लाइट वाइट की भी व्यवस्था नहीं है। संभवतः ये क्या, इसका मॉडल क्या है, कैसे ये बना? मतलब ये सरकार इस तरह का प्रशासन ऐसा काम करता नहीं है, ये कैसे हुआ? बताता हूँ कि ये 5 सालों से ये मार्केट बना हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि अभी भी लाइट का प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है, दुकानें नहीं लगी है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले ये बना है पार्किंग स्पेस, वो भी लोगों को पता चल गया था कि लल्लन टॉप वाले आ रहे हैं। हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह की मारामारी चलती है कि ये जिला परिषद का मार्केट है, तो नगर परिषद के सफाई कर्मी इसमें सफाई झाड़ू देने नहीं आएंगे। यहाँ पे इस तरह का आप देख सकते हैं, सामने में नहीं आते हैं। और ये आप लोग ऐसा तो नहीं कि यार तुम लोग सारी परेशानियां जुटा के रखे थे, हम लोग आने वाले हैं तो। आपको बता दूं संदीप जी कि नगर परिषद का 84 लाख 85 लाख रुपए का पर महीने का सिर्फ सफाई का बजट है। सफाई के ऊपर खर्च किया जा रहा है लगभग 1 करोड़। नगर का बता रहे हैं आप? नगर का, और नगर का मेन मार्केट है डीवी रोड, सबसे प्राइम लोकेशन है पूरे शहर का, और उस डीवी रोड का सबसे प्राइम लोकेशन है जिला परिषद मार्केट। आप देख लीजिए सफाई की व्यवस्था आपके सामने सारी चीजें। से पटना जाना आसान है, लेकिन पूरा बाजार जाना आसान नहीं है। रेलवे ओवर ब्रिज बहुत बड़ा मुद्दा है, तुम्हारा बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमने 2 ऐसी पार्टी से मुलाकात किया, उनके कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे और वो जो जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि संविधान बचाना है, एक बात कर रहा था कि हमको धर्म बचाना है। शहर की मुद्दा, यहाँ स्थानीय सांसद चुनाव लड़ रहा है भाई, स्थानीय मुद्दा पे लड़ो ना, संविधान बाद में बचाना। जीवित रहेंगे तब तो संविधान बचाएंगे। हमारे पास यहाँ से जो स्थानीय सांसद है दिनेश चंद यादव, एनडीए से, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, लेकिन उनका तो विकास का मुद्दा ही नहीं, तो मंगलसूत्र बचा रहे हैं। तो हमको और उम्मीद नहीं है कि उनके जीतने के बाद फिर यहाँ ओवर ब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरे कैंडिडेट के बारे में भी 22 साल उन्होंने पटना कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर साहब की बात, प्रोफेसर साहब 22 साल उन्होंने पटना में अपनी जो भी राजनीति किया, जो भी काम किया, सडन वो जो है वो मतलब क्या कहते हैं एयरपोर्ट लैंडिंग, हेलीकॉप्टर लैंडिंग वो हुआ उनका, और वो भी कब 19 तारीख को क्लियर हुआ क्या कि वो कैंडिडेट होंगे। भाई कौन है, किसी को जानना, वो किसी को जान रहे ना, लोग उनको जान रहा है। नहीं, पर मधेपुरा के लोगों ने हमें बताया कि वो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रवि के लड़के हैं, तो सांसद के वो मतलब पिताजी के नाम से खड़े हो रहे हैं। उनका अगर एक दिन इस शहर के, मैं उनको कहता हूं कि वो 6 विधानसभा का नाम बता दे एक बार में। राजद जो यहाँ चुनाव लड़ती है, सिर्फ एक नारा रहता है, रोम पोप का मधेपुरा गोप का। विकास का नारा कहाँ है? ये तो जातिवादी नारा है। पर एक बात बताओ, ये बड़ा मतलब मिक्स फीलिंग आ रही है। आप लोग एनडीए का भी विरोध कर रहे हो, आरजेडी का भी विरोध कर रहे हो, तो फिर क्या आपके पास विकल्प क्या है? यहाँ चुनाव जो होगा वो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ के सारी जो पार्टी है, जदयू, राजद, कांग्रेस और बीजेपी, सब सहरसा को ठगी है, सहरसा के जनता को ठगी है। आपको आश्चर्य लगेगा, अभी आप चुनाव से पहले आए हैं, चुनाव के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि पूरे 543 सीट में अगर सबसे अधिक नोटा कहीं यूज हुआ है तो वो मधेपुरा का। आप लोग कैंपेन चला रहे हैं क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल कैंपेन ही, सारे यूथ मिलके कैंपेन चला रहे हैं। हमें ना ये कैंडिडेट पसंद है, रिपीटेड कैंडिडेट, 80 साल के एकदम बुजुर्ग रिटायर्ड हर्ट लोग, वो ना पके हुए लोग। हम लोगों की मजबूरी नहीं है हम पर थोपे गए कैंडिडेट को चुनने की, हम लोगों पे मजबूरी नहीं है,
वो किसी कार्यकर्ता की मजबूरी हो सकती है, हम लोग आम नागरिक हैं। अगर पूछूं लोगों से कि भाई किस किस योजना में काम हुआ है तो आप क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले लोग आपको बताएंगे कि मैंने पिछले महीने ही आयुष्मान कार्ड बनवाया है और हर घर में आयुष्मान कार्ड बना हुआ लेकिन अस्पताल आसपास में नहीं है आयुष्मान हाँ, कार्ड है, का अस्पताल आसपास में है। हाँ। हमने आपको बताया इससे पहले भी कि 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हाँ। दोनों में आयुष्मान लागू है। अच्छा और उसके बाद हाँ, और इस कोसी कमिश्नरी का पहला सदर अस्पताल इसी जिले में कमिश्नरी होने की वजह से वहाँ भी अस्पताल में आईसीयू तक है और इलाजें होती है। यहाँ जो अभी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं या कोई और बोल रहे हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हीं के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट में भी वही बैठते हैं। और उनके पास आप सोच लीजिए कि क्या इनकी सोच है। अच्छा, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जाता है फिर आप राजनीति वाला बयान दे रहे हैं। आप इस तरह योजना पे बात कर रहे हैं, हम इसलिए हम आपसे ये फीडबैक लेना चाहते हैं कि एक आयुष्मान योजना आपने गिनाई, और जमीन पे कौन सी योजना है जो जमीन पे वाकई में दिखती है कि कारगर है, बढ़िया से चल रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको जो अनाज दिया जा रहा है वो योजना है। हाँ। इन सारी योजनाओं को हर घर में आपको मिलेगा, आप जाके पूछ सकते हैं, हर घर में लोग लाभ ले रहे हैं। योजना में 1200 में सिलेंडर मिलता है। अच्छा, ये क्या ठीक है, उज्ज्वला योजना में 1200 में सिलेंडर मिलता है। आयुष्मान पे मैं बता देता हूँ, दरअसल है क्या दिक्कत वहाँ पे आती है। काम कर रहे हैं, मैं बेकायदा कह रहा हूँ, लेकिन अब गोबर को हलवा कह के परोसने लगे तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। भाई गोबर को गोबर ही रहने दो ना, जबरदस्ती के चीजों को मत। इन 10 सालों में इससे 3 गो योजना जुड़ा पाए, 3 गो कि आयुष्मान कार्ड पे इलाज हो रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। आप रोजगार पे बात नहीं करेंगे। इन्होंने जो बात किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उस पर बात नहीं करेंगे। 5 केजी राशन। आप सहरसा में खड़े हैं, कितने प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इसमें एक दलील इन सरकार की तरफ से या फिर सरकार के जो समर्थक है वो देते हैं कि मैं जो ये सुविधाएं दे रहा हूं, मैं जो ये योजनाएं लेकर आए, सरकार जो ये योजनाएं लेकर आई है, ये उस आबादी के लिए बनी है जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी दूर थी। तो फिर उस केस में कैसे आप? तो ये राशन वाला जो योजना है नया नहीं, मोदी जी आए ऐसा नहीं कि नाम चेंज करने में मास्टर लोग हैं भाई। आज ये सहरसा है तो इसका नाम विकास लिख देंगे तो हो गया, सहरसा में विकास हो गया। इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, किनके काल में हुआ बताइए? राशन आज से मिल रहा है क्या? आप 5 केजी राशन दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन 5 केजी राशन खरीदने के योग्य हमको नहीं बनाना चाहते हैं आप। चीनी भी मिलता था। भारत सरकार बोलती है कि 8 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से नीचे है। फिर वही सरकार बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को हम गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। तो या तो वो रिपोर्ट झूठा है या तो ये रिपोर्ट झूठा है। रही राशन देने की बात, पहले भी मिलती थी, आज से तो नहीं मिल रही है। पहले लड़का कार्ड भी चलता था, पहले किरासनो तेल मिलता था, चीनियों मिलता था। तो फिर कहाँ से, किस चीज़ का क्रेडिट, आयुष्मान भारत की मैं किस चीज़ का क्रेडिट भारत सरकार ले रही है? सुनिए, आप भाई साहब ने बहुत अच्छा बात बोला, 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, बहुत अच्छी बात है, और है वो एफिलिएटेड है। आप जाइए आयुष्मान का, सबसे पहले पूछेंगे आपके पास आयुष्मान कार्ड है था, आपको किस पैकेज में वो आपको इलाज कर रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा। सिर्फ पता चलेगा कि अंगूठा लगाओ। 1.5 लाख का पैकेज में आप चले गए, 50 रुपये का सलाइन चढ़ा के 250 का सलाइन चढ़ा नहीं, वो 1.5 लाख रुपया कटिंग होकर उस इंस्टीट्यूट में चला गया। तो सरकारी खजाने को नुकसान है ना। सुनिए भैया, जो मालामाल है उसी को आप मालामाल कर रहे हैं ना। हम गरीब आदमी, मेरी बात सुनिए, हम गरीब हैं, मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। मेरे डॉक्टर साहब को बोला सर मेरे पेट में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिख दिए कि CT स्कैन लिख दिए कि क्या कहते हैं, क्या लिख दिए, मेमोग्राफी लिख दी, वो डॉक्टर साहब जानेंगे। सिर्फ हम जानते हैं अंगूठा सटा दिए, अंगूठा में 5 लाख में 4 लाख चला गया कि 1.5 लाख चला गया, हमको क्या मालूम है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। आपके पास कभी आपके पास आर्थिक तौर पे उस वक्त मान लीजिए पैसे आर्थिक तौर पे समृद्ध नहीं है, आपको इतनी पैसे ही नहीं कि आप 20,000 का भी इलाज करा सके। इस केस में तो ये कार्ड काम आता है ना कि भाई साहब जब मेरी स्थिति नहीं है कि मैं 20,000 का भी इलाज करा सकूं तो मैं तो जाऊंगा अस्पताल में जहां मुझे मुफ्त इलाज मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? क्यों सुनिए, मैं एक मिनट मेरी बात। इससे पहले कोई भी सरकार थी, क्या वहाँ इलाज नहीं होती थी ना सर? PMCH में इलाज नहीं होती थी, DMCH में इलाज नहीं होती थी। पर इसमें इम्पैनलमेंट तो प्राइवेट अस्पतालों का भी है ना, यही तो फर्क है। मालामाल कौन हो रहा है? मालामाल कौन हो रहा है भैया? आप करोड़पति हैं और उसमें आप 5 करोड़ रुपया आपको दे दिए तो आप अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? उस पैसे का इम्प्लीमेंट आप कर दीजिए ना।
आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, डायग्नोसिस का एक चार्ट बना लीजिए, किसी पढ़े लिखे इंसान के पास आप चले जाइए जो पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के एक हम लोगों के डिबेट में एक भाई साहब चश्मा पहने बड़ी शांति से गंभीरता से सुन रहे हैं, एक लाइन नहीं बताया। क्या है भाई साहब, मतलब क्या क्या नाम हुआ सर आपका? जी काजिम अली। हाँ? काजिम अली। काजिम भाई। काजिम भाई बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। अगर आपको बोला जाए कि चुनाव में कौन जीत रहा है, ये आपसे पूछा जाए, तो आप एक जवाब दे पाइएगा आज की तारीख में? हम सिर्फ मधेपुरा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ तो पहले से तय है कि जो पहले लगातार 20 सालों से 15 सालों से लड़ रहा है, जीत रहा, वही जीतेंगे। उनको तो राष्ट्र के नाम से, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ना है, मुद्दों के नाम से कोई मतलब नहीं है उनको। अच्छा। मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ। हाँ। मेरा गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हाँ। उस रोड को लगभग आज अगर बन जाए तो वो 15 साल तक उनको देखने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, मतलब एक बार बन जाए बस यही बहुत है। बन गया तो उसको देखने वाला नहीं है कोई। गड्ढे मतलब बाइक से नहीं आ पाता हूँ मैं। कार की सोच के भी कभी कार नहीं ले सकता। कार खड़ी है लेकिन चला नहीं सकता। सिटी में कार लेके आ नहीं सकता, क्योंकि अगर कार लेके आ गए तो पैदल वाला तो पटना पहुंच जाएगा, आप पटरी के उस पार ही खड़े रहिएगा। ये स्थिति है। अच्छा कासिम भाई, आपके गांव में उज्ज्वला योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना या फिर पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं कि नहीं हैं? जी बिल्कुल है। ये तो पहले से ही चालू है, लेकिन उज्ज्वला योजना जो है तो नाम के लिए है। इसमें क्या व्यवस्था, कोई सुविधा तो मिली नहीं आम इंसान को। एक बार जिन्होंने ले लिया दोबारा उन्होंने भरवाया नहीं। जो सिलेंडर की कीमत थी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि अभी तो कम भी हुई है चुनाव से पहले। तो चुनाव से पहले तो हर राज्य में थोड़ी हुआ है, हर राज्य में नहीं हुआ ना। आपके जिन राज्यों में हुआ, जो समृद्ध राज्य है वहाँ पे कम हुआ, वहाँ 500 में दिया जा रहा है। क्या बिहार राज्य और राज्यों से बाहर है क्या? वहाँ 500 में दे रहा है, यहाँ पे क्या दूसरों की सरकार, मोदी जी की सरकार यहाँ भी है। अच्छा, ये लाभार्थियों की बात कर रहा था, कितने घरों का गाँव होगा आपका? लगभग 250 गाँव है, 250 घर है। 250 घर। तो कितना पीएम आवास योजना कितना बना होगा? आंकड़ा अगर मतलब होता है ना, गांव में तो सबको पता रहता है कितना मकान बना है। पीएम आवास योजना क्या, उसमें तो आधे पैसे तो मतलब खर्च हो जाते हैं रास्ते में, बढ़ते बढ़ते आते हैं, आधे पैसे मिलते हैं तो उसमें गरीब आदमी जो है कुछ अपने पैसे लगा के बनाते हैं। तब पर भी काउंटिंग दे दीजिए, एक अनुमान की इतने के आसपास तो मकान बने हैं। 10%, मतलब 25 लोगों के मकान बने हैं। 250 घर है तो 25 घर बने हैं। 25 घर। और आयुष्मान भारत का है कार्ड वार्ड बटा है, लोगों ने बनवाया है आयुष्मान? हाँ, कुछ आदमी के पास है। हाँ, कुछ लेकिन जी। और अनाज वाली योजना क्या सबको मिलती है? ये अनाज वाली योजना का बेनिफिट्स क्या है? आप बाहर में जाके कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, आज़ादी 2014 में मिली है, बाहर दुनिया में जाते हैं डंका बज रहा है। डंका ये बज रहा है कि 80 करोड़ जनता को हम अनाज फ्री दे रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। मतलब नहीं, ये तो गलत तरीका है ना देखने का। हम वही हम बोल रहे हैं कि हम इस शहर में बैठे हैं, इस शहर पे बैठे हैं और शहर में जब इस चर्चा को कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक गांव में बैठा आदमी जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बेसिक एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचे, जिसके लिए 2 रुपये 5 रुपये की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसके लिए तो बहुत बड़ी योजना है ये। नहीं, बड़ी योजना पहले भी सरकारें दे रही थी। हाँ। बट ये प्रचार किया जा रहा है कि 80 करोड़ जनता को मैं दे रहा हूँ। 80 करोड़ को गरीब बना दिया आपने, भिखारी बना दिया। पहले भी तो सरकारें देती थी, ये योजना पहले से चली आ रही है। जब से सरकारें हमें, मुझे लग रहा है कि मैं जब से पैदा हुआ था, जब से होश संभाला मैंने, तब से सुन रहा हूँ कि सरकारें अनाज दे रही है। लेकिन अब ये प्रचार कर रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं दे रहा हूँ। इसका क्या बेनिफिट? 80 करोड़ जनता को देने का क्या बेनिफिट है? जो 80 करोड़ जनता, उसमें तो मेहनत मजदूरी करके मोटरसाइकिल से जाते हैं वो 5 किलो अनाज लाने के लिए। मतलब 10 साल में भी इतनी स्थिति नहीं सुधरी कि वो अनाज छोड़ करके कुछ उससे ऊपर आगे जा पाए। अच्छा, यही सच्चाई है ना। अच्छा, एक अभी अब चेहरों पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बार बार ना चेहरों की बात की कि चेहरा, और फटाफट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, पर कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए घेरा है कि जो बयानबाजी वो कर रहे हैं वो धर्म के आधार पे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? उनको लग रहा है ऐसा कि मैं हार रहा हूँ, तो उनको आखिरी तीर जैसे जर्मन में हिटलर ने किया था, उनको याद था कि अगर कि देश पे राज करना है तो धर्म की राजनीति करो। धर्म पे आके जब बात आएगी, और ख़ास करके हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है जहाँ पे धर्म के लिए आदमी खून बहाने के लिए तैयार हो सकता है। तो वो आखिरी अभी कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने भाषण दिया कि भाई मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ये आतंकवादी है, और अदरवाइज बहुत सारी बातें। आतंकवादी इस तरह का, आतंकवादी का बयान तो ऐसा नहीं आतंकवादी की तरह दूसरी घुसपैठिया बोला। घुसपैठिया आतंकवादी में फ़र्क क्या? शब्दों का फ़र्क है। नहीं, तो फिर वही बात है ना। और आप प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता ऐसी भाषा का उपयोग करने के लिए। हाँ। उनको कोई वोट करे नहीं करे, इंडिया के रहने वाले हैं सारे। हम यहाँ से इंडिया से बाहर जाएंगे तो क्या कह लेंगे?
इंडिया के रहने वाले हैं, और वो इंडिया के लोगों को गाली दे रहा है एक प्रधानमंत्री पद पे। छोटे नेता कोई सरपंच विधायक दे दे तो एक लगता है कि छोटे लोग हैं। अच्छा, तो इसके हिसाब से देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का चेहरा कितना मजबूत है? राहुल गांधी का काम कैसा लगता है आपको? राहुल गांधी ने काम ही कब करा कि वो जब पावर में आएंगे तभी तो काम करेंगे। नहीं, पर उनकी पार्टी की सरकार थी, उसमें भी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप, तो राहुल गांधी जब पावर में आएंगे तभी तो काम नहीं, तो उस दौरान लोग कहते थे कि राहुल गांधी ने चाहा तो वो सिलेंडर, एक समय तय हुआ था कि फ्री मुफ्त सिलेंडर जो मिलते थे, सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या कम हुई थी, तो राहुल गांधी के कहने पे मनमोहन सिंह ने सब्सिडाइज सिलेंडर की संख्या बढ़ा दी थी। तो भाई रखते तो थे। आपने सरकार की बात नहीं पूछी, आपने राहुल गांधी की बात पूछी कि राहुल गांधी के, ठीक है, मतलब पदेन नहीं रहे आप, ये कह रहे हैं कि किसी के पद पर नहीं रहे आप। आपने नाम लेके पूछा ना कि राहुल पर गांधी, नीतियां तो देखो, आज के डेट में चेहरा है, नीति तो रखते हैं ना आप सामने। ये तो आने वाला कल बताएगा। एक बार जब तक कोई किसी को अपन आजमा नहीं ले, जब तक कोई बैठे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि क्या करेगा वो। अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके खानदानों ने कुर्बानी दी हमारे देश पे। अच्छा, क्या उनके खानदान को कुर्बान कर दिया गया? ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी को ये नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी पार्टी को मैं ये नहीं करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये कि राहुल ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या कैसा काम कर रहे हैं? उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा है, ठीक है। विरोध करते हैं, विरोध मुद्दे पे होना चाहिए, गैर मुद्दा पे विरोध अच्छा बात नहीं है। रहा बात राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी जिस दिन परिवार से हट के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगा, उसी दिन तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं। हाँ, वो कठपुतली है। उसी दिन ये आरोप तो उस पार्टी पे आप हमेशा लगाते रहेंगे। उसी दिन इस देश में एक विपक्ष मजबूत होगा, उसी दिन भी एक विपक्ष इस देश में मजबूत होगा। नहीं, ये तो हाँ। ये ऐसा भी आप कह सकते हैं कि उस पार्टी का दुर्भाग्य है कि उस पार्टी में सारे बड़े नेता गांधी सरनेम के साथ आते हैं। अब कोई भी अध्यक्ष बनेगा तो आप उसको बोलेंगे उसकी कठपुतली है। ये तो इस दलील पे तो हम नहीं मान। जो भी हो, सहरसा में मधेपुरा लोकसभा में जो है, जो चुनाव होगी वो मुद्दे पे चुनाव होगी, और हम लोग नोटा का कैंपेनिंग करेंगे। बड़े ही जोर शोर के साथ हमें पहली बार चुनावी डिस्कशन में एक क्षेत्र ऐसा मिला, एक जगह ऐसी मिली जहां लोगों ने ये बात कहा कि हम पूरे मतलब जोर शोर के साथ नोटा को वोट करेंगे, नन ऑफ दी अबव। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहे दी लल्लन टॉप।